नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह राठौड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब तक हमने कई कविताएं सुनी हैं। अब दौर तो यह भी जारी रहेगा, लेकिन इस बीच मैं सोच रहा हूं कि हिंदी व्याकरण की कुछ क्लासें अपन स्टार्ट करें। जैसे कई मित्रों ने मुझे ये राय भी दी है कि सर हिंदी व्याकरण की क्लासें स्टार्ट की जाएँ। तो मैं भी यही सोच रहा था। आने वाले कई कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जैसे आ रहे हैं, बीएसटीसी एग्ज़ाम है, रीट है या फिर सेकंड ग्रेड है, आने वाली कई क्लासों में आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैं आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ क्लासें दूंगा, जिसको आप बिल्कुल रेगुलर आप उसको देखिएगा, सुनिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है, उसके बाद आपको कहीं और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में आप उन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल में बीएसटीसी का जो पहले गत वर्षीय पेपर है उसको सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे, फिर आगे क्लासें अपन लेते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं पेपर स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बता दूँ, सूचना दें कि ख़ासकर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। तो जिसको भी इस ग्रुप में ऐड होना है तो वो मुझे अपने नंबर मुझे भेज दें। मेरे नंबर ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में वही लोग जुड़े जो वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो वास्तव में अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, वे ही इस ग्रुप में जुड़े और जो जो मैटर भेजा जाएगा वो कम्प्लीटली पढ़ें। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको अपना सपना पूरा करने में बहुत ही आसानी रहेगी और जिसमें मेरा कुछ अगर किरदार रहता है तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे पेपर आते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यह है हमारे सामने बीएसटीसी का गत वर्षीय पेपर है, जिसमें हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह पेपर है बीएसटीसी का गत वर्षीय 2020 का। हिंदी के प्रश्न इसमें हम सॉल्व करेंगे। 171 नंबर से स्टार्ट है। इसका पहला प्रश्न है, असंगत विकल्प को चुनें। पहला ऑप्शन अभि प्लस नि प्लस आस अभिन्यास, अभि प्लस वी प्लस आपति अभिव्याप्ति, सु प्लस स्तु प्लस अ सौष्ठव। देखो, सुनते ही समय पे सुनते ही पता चल रहा है कि यह ऑप्शन देखो, सु प्लस स्तु प्लस अ सौष्ठव। सौष्ठव में सुष्टु प्लस अ होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन देखो, अनु प्लस स प्लस अंग प्लस इक, आनुषंगिक। आनुषंगिक का आनुषंगिक में अंग जो है मूल शब्द है, एक प्रत्यय है पीछे लगेगा जो प्रत्यय होता है, और आगे अनु प्लस स, ये दो उपसर्ग लगे हैं। दूसरा प्रश्न देखो, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। रामायण शब्द में राम प्लस अयन होता है, न अण में बदल जाता है, इसलिए उसको हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। और राम प्लस अयन, म प्लस अ, तो अ प्लस अ आ बन रहा है, तो म का मा हो जाता है, राम प्लस अयन, तो इस हिसाब से दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर राइट होगा अयन। निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है। निशंक का पर्यायवाची नहीं है, नहीं, तो सुरक्षित, निर्भय, निश्चित और निसंग। निसंग का निसंग नहीं होता है, क्योंकि निसंग के जो पर्यायवाची होते हैं वो उदासीन होते हैं, निष्काम है, निर्लिप्त है, इस प्रकार से। लेकिन निश्चित, निर्भय और सुरक्षित बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। तरु छाया, तरु का मतलब होता है पेड़, वृक्ष, और छाया उसकी छाँव में बैठे हैं जैसे। तो इसमें पहला ऑप्शन तरु छाया, तरु छाया, तरु छाया, तरु छाया। वैसे हम जब पढ़ते हैं तो कोई सामने वाला सुने तो उसको सेम ही लगेगा, लेकिन इनमें अंतर है। तरु छाया, जैसे छतरी वाला छ लगाओ, जैसे यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे जहाँ पर छतरी वाला छ है और अगर हमें उसमें आगे च लगाना है तो ज़्यादातर चम्मच है ना, जैसे चांद वाला जो च होता है उसको लगाना होगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। और इसमें ऑप्शन दोनों राइट है। देखो, जैसे ये तरु छाया भी मिल रहा है और तरु छाया, लेकिन वास्तव में तरु यह सही है और ऑप्शन हमारा राइट होगा तरु छाया। लेकिन अब रू, जैसे एक ये रू होता है, एक ये रू होता है, इनमें अंतर क्या है। ये जो है मात्रा वह छोटा ऊ है, अर्थात कि ये, और ये जो मात्रा है वो बड़ा ऊ है और मात्रा बड़ी लगेगी, तो इसमें जो है वो छोटी मात्रा प्रयोग की जाती है, तो तरु छाया। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास
गोदान के लेखक, ये तो सबको पता है, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही है। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार, वाक्य के प्रकारों में हम जब पढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले अपन देखते हैं कि वाक्य के भेद, है ना। तो वाक्य के भेद जैसे क्रिया के आधार पर अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं। तो क्रिया के आधार पर जब वाक्य के भेद पूछे जाएँ तो उसके 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर भी 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक विधेय। कौन सा उद्देश्य होता है, क्या विधेय है, ये जब हम इस वाक्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर बताएंगे। दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, हमें यहाँ देखना है मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मिश्रित वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा है, इसको हम शॉर्ट में समझेंगे कि जिस वाक्य को अपन, जैसे यहाँ पर यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, तो इसके बाद जो आधा वाक्य है यहाँ पर तो के बाद वाला, इसको अगर हटा लें तो बचा कुछ, यदि मन लगाकर काम करोगे, तो यदि मन लगाकर काम करोगे तो इतना पढ़ने से हमें पूरा अर्थ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर यह मिश्रित वाक्य होगा। अगर 2 अलग अलग वाक्य होते हैं पूरे और वो किसी संयोजक के द्वारा जुड़े जाते हैं, जैसे तथा, एवं, या, और, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता होता, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता। संयुक्त वाक्य में जैसे मोहन गीत गा रहा है और रमेश सो रहा है, तो और रमेश सो रहा है हटा भी लें तो जो बचा हुआ है वो हमें पूरा अर्थ देगा। लेकिन इसमें तो के पीछे वाला जो हटा दें तो फिर यदि मन लगाकर काम करोगे फिर उसके बाद क्या, तो वो हमें पूरा अर्थ नहीं देता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट में अगर हम समझें कि रचना के आधार पर जो होते हैं सरल, मिश्रित और संयुक्त कैसे कैसे होते हैं देख लीजिए। सरल, बिल्कुल सरल वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है, जैसे राम खाना खा रहा है, सिंपल सा वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य हो जाएगा वो। मिश्रित वाक्य, ये जो वाक्य होते हैं इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरे आश्रित वाक्य होते हैं, तो वो उपवाक्य मुख्य वाक्य से जुड़े होते हैं और इनमें क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, इस प्रकार के जो शब्द बीच में आते हैं और उसकी पहचान यहाँ से भी अपन कर सकते हैं। जैसे यदि मन लगाकर काम करोगे, फिर यहाँ पर कोमा दे रखा है, उसके पीछे जो हटा दें तो फिर जो बचेगा वो पूरा अर्थ नहीं देगा, तो ये होगा मिश्रित। संयुक्त वाक्य, लेकिन संयुक्त वाक्य में और, अथवा, या इस प्रकार के शब्द जुड़ेंगे, लेकिन उनको हटा दें, अगर उसके पीछे वाला हटा दें तो जो बचेगा वो हमें पूरा अर्थ देगा। जैसे मोहन खाना खा रहा है और रमेश सो रहा है, और रमेश सो रहा है हटा दें तो फिर मोहन खाना खा रहा है, यह हमें पूरा अर्थ देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा, लेकिन अभी ये शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। फिर 177 नंबर पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन आशातीत, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण। आशातीत, आशातीत का अगर समास विग्रह करते तो आशा से अतीत मतलब कि आशा से अधिक। यथाशक्ति, यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन। आमरण, आमरण का करेंगे तो मृत्यु तक, मरण तक। तो इसमें तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है से। आशातीत, तो आशा से अतीत मतलब कि आशा से अधिक, तो यहाँ पर। और तत्पुरुष समास को समझने के लिए हम ऐसे भी जानते हैं, जैसे कारक जो विभक्ति होती है, कारक की परसर्ग जो होते हैं उनके ने, को, द्वारा कैसे काम है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ये संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरेवादी। तो जो 8 कारक हैं उनमें फर्स्ट एंड लास्ट हटा दे तो बचे 6, तो वो 6 के 6 जो उदाहरण हो जाएंगे वो तत्पुरुष समास में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से प्रयोग किया जा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, सरस का विलोम शब्द है। सरस का विलोम शब्द होगा नीरस, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। निर्जल, निरीह, दुर्गम, ठीक है। तो हमें सरस का विलोम शब्द पता चल जाएगा पढ़ते ही, नीरस। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। एक तो सोना जो सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, हमको भी लगता है, आपको भी लगता है, सबको, है ना। और ऊपर से उसमें सुगंध आ जाए तो और बड़ी बात। तो इसको समझें, सोने में सुगंध, एक तो हमें अच्छी चीज़ प्राप्त हो रही है और उसके बाद उससे हमें सुगंध भी आ रही है, तो सुंदर वस्तु है लेकिन और भी गुणवान है। तो तीसरा ऑप्शन बहुत ही अच्छा, साफ और स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है, बिल्कुल सही होगा। सुंदर वस्तु में और गुण होना, बिल्कुल सही है, सुंदर में और गुण होना। फिर अगला है, अग्नि का पर्याय नहीं है। नहीं है और है ऐसे प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अग्नि का पर्याय कौन सा है, अगर आता है तो फिर उसमें है वाला ढूंढना है, नहीं है तो नहीं, तो इसमें नहीं दे रखा है। तो या तो फिर आप सॉल्व करने से पहले है नहीं है, नहीं है तो इसके ऊपर गोला लगा दें ताकि आपको ध्यान रहेगा। अग्नि का पर्याय नहीं है तो मयूख, पावक, वन और कृषाणु। तो इसमें मयूख जो पर्याय होता है वो किरण का होता है, मतलब कि जैसे सूरज की किरण है, इसको तो पावक, वन्य और कृषाणु ये बिल्कुल अग्नि के पर्याय हैं। तो नहीं में कौन सा राइट हुआ, मयूख, है ना। तो मयूख तो किसको कहते हैं, किरण को कहते हैं। फिर 181 कौन सा समस्त पद, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। देखिए मैंने कहा नहीं पर गोला, सही है बिल्कुल।
यह प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न कर रहा है। जैसे देखो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष के बच्चे इसको पढ़ते ही थोड़ा घबराहट महसूस करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष और मध्यम पद लोपी कौन सा होता है, तो इस पर हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तत्पुरुष में देखो मध्यम पद का हमेशा लोप होता है, तो इसने दे दिया है मध्यम पद लोपी, मतलब कि जिस समास में मध्यम पद का लोप हो जाता है वह तत्पुरुष होता है। तो इसका पूरा पूरा यहाँ पर अर्थ दे रखा है, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। इसका अर्थ यह है कि कौन सा समस्त पद तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, इस पर ही हमें ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन पन चक्की, वन मानुष, मधुप, घृतान्न। पन चक्की का मतलब होता है पानी के बहाव से चलने वाली चक्की, मतलब कि पानी के साथ साथ में चलने वाली, पानी के बहाव के साथ में चलने वाली चक्की। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। और घृतान्न, घृतान्न, घृत से पका हुआ अन्न, मतलब कि घृत का मतलब होता है घी, है ना, तो घी से पका हुआ अन्न। तो इसमें हमें देखना है तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। तो जैसे देखो पानी के बहाव से शब्द आ रहा है, बिल्कुल सही है। वन मानुष, वन में मनुष्य, में शब्द आ रहा है, तो फिर सही है। कारक का परसर्ग आ रहा है ना, इसमें पवन से, वन में, और घृतान घी से या फिर घृत से, तो फिर रहा कौन सा, मधुप। मधुप ऑप्शन जो है वही राइट होगा, ठीक है, मधुप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 182 प्रश्न पढ़ेंगे। किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे। पाणिनीय, पाणिनी प्लस ईय, ठीक है। विचारणीय, तो विचार प्लस अनीय प्रत्यय इसमें लगा है, अनीय प्रत्यय लगा है, मतलब कि ईय प्रत्यय नहीं लगा है। तो हमें अपना जो उत्तर है वो तो प्राप्त हो गया है, कौन सा होगा, विचारणीय। फिर देखो आगे भी पढ़ते हैं। मानवीय, मानव प्लस ईय प्रत्यय लगा है। भवदीय, भवद प्लस ईय प्रत्यय लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न 183, एक अकेला 2 11 का अर्थ बताइए। जैसे एक मुहावरा होता है, एक और एक 11, तो उसी का ये रूप चेंज हो गया। जैसे एक प्रवृत्ति का नहीं होना, संगठन में शक्ति होती है, झगड़ा दोनों ओर से होता है, चालाक को चालाक से काम पड़ना। तो इसमें संगठन में शक्ति वाला बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 184, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, हाथ से चलाया जाने वाला जो हथियार होता है वह कौन सा है। तो इसमें देखो 2 प्रकार के, अस्त्र और शस्त्र, इनका अर्थ समझ लेना आप। जो हाथ में पकड़ करके चलाते हैं, जैसे तलवार है ये सब ना, तो वो होते हैं शस्त्र। और जो फेंक कर मारा जाता है तो वो होता है अस्त्र। जो हाथ में थाम करके चलाया जाता है उसके लिए आप ही बताइए क्या होना चाहिए। 184 में शस्त्र, क्योंकि वो हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है। अगला प्रश्न, अनंग शब्द का अर्थ बताइए। अनंग, अनंग का अर्थ होता है अन प्लस अंग, मतलब कि बिना अंग का है जो। तो इसमें बिना नग का, नासिका रहित, बिना शरीर का, मिथ्या ज्ञान। तो इसमें देखो तीसरा ऑप्शन बिना शरीर का बिल्कुल सही होगा, बिना शरीर का। और अनंग जो कहते हैं वो कामदेव को कहते हैं, और कामदेव को बिना अंग का, मतलब कि उनका कोई अंग नहीं है। कहते हैं ना हर व्यक्ति में कामदेव का निवास होता है, क्योंकि हर व्यक्ति काम करता रहता है। तो और उनको कामदेव क्यों कहते हैं, अनंग क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत ही एक लंबी कथा है जो समय मिलने पर आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन अब इतना खूब है, बिना शरीर का मतलब कि अनंग, और अनंग का मतलब होता है ये बिना अंग का। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए जिसे क्रय किया गया हो। कृत, जिसे क्रय किया गया हो कृत, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। क्षिप्रहस्त, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री। विकेशिनी, जैसे देखो सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को कहते हैं केशिनी, और इसमें दे रखा है विकेशिनी, और असंगत को चुनना है। तो हमें यह उत्तर मिल गया है, इसमें यह बिल्कुल सही होगा। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसको कहते हैं छद्मी। छद्मी का मतलब छद्म पुरुष कहते हैं किसी को, जैसे जो अलग अलग वेश धारण करता है, कृत्रिम वेश धारण करता है, तो उसको जैसे छद्मी है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चुनाव हमें करना है। तो किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, पहला ऑप्शन देखिएगा, इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह बिल्कुल कुछ अलग है। किसी और अन्य से गलत लग रहा है ना, क्योंकि किसी और से परामर्श लीजिए सही होता, किसी अन्य से परामर्श लीजिए तो भी हम सही मान सकते थे, लेकिन इसमें दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, किसी और अन्य से, तो मतलब कि यह प्रश्न का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत होगा। फिर अगला देखो, सभी वाक्य पढ़ लेते हैं।
कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें, बिल्कुल सही है। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं, सभी में होती हैं, लेकिन यह वाक्य भी सही है। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ, बिल्कुल सही है। सभी सही हैं, लेकिन पहला गलत है। अगला देखिए प्रश्न, वाक्जाल है ना, इसको देखो ग आ रहा है बीच में। वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। संधि हम बहुत ही अच्छे से आगे समय में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्टकट में बता दूँ आपको। वाक्जाल का संधि विच्छेद, जब आप किसी का संधि विच्छेद करते हैं और यहाँ पर आधा ग आ रहा है ना, आधा ग फिर ज आ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आधा ग जहाँ पर आता है उसको अगर संधि विच्छेद में परिवर्तन करना है तो उसका विच्छेद करते वक्त देखो प्लस के आगे ग को किस में बदल देंगे, क में बदल देंगे, आधा क हो जाएगा। और यहाँ पर अगर क होता तो फिर हम इसकी जगह पर ग कर देते, मतलब कि ग है तो क है तो ग। हर जगह इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट समय रह गया है और आपको इतना जल्दी याद करवाने के लिए यह एक तरीका हो सकता है। तो देखिए, और मैं बता दूं आपको, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यह विसर्ग है क्योंकि इसके नीचे देखो क लिखा है और क के नीचे क्या है, हलंत है, मतलब कि यह आधा क है। और जहाँ पर ऐसा निशान आ जाता है तो वो निश्चित रूप से आप उसको बिना किसी हिचकिचाहट के व्यंजन संधि कर सकते हैं। वह 100% आपका राइट उत्तर माना जाएगा, बिल्कुल 100% वह सही माना जाएगा। जैसे कोई अक्षर है और उसके नीचे अगर हलंत लगा है और प्लस के आगे ना, तो वह बिल्कुल 100% व्यंजन संधि होगा। फिर आगे प्रश्न देखिए, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? तो समास के प्रकार दे रखे हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और द्वंद्व। तो कौन सा है तो देखना आपको। विद्याधन, इसका समास विग्रह करेंगे तो विद्या रूपी धन। तो जैसे देखो रूपी शब्द है या फिर इस प्रकार के जो शब्द समास विग्रह करने के बाद में आते हैं, तो विद्याधन, विद्या रूपी धन, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास में अब रूपी शब्द आ रहा है तो रूपी शब्द के कारक का कोई प्रसर्ग तो है ही नहीं, जैसे को, द्वारा, कैसे, काम है, इनमें से कुछ नहीं है। अव्ययीभाव, अगर पहला पद अव्यय होता तो अव्ययीभाव हो जाता। द्वंद्व, और, अथवा, एवं आदि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता तो फिर द्वंद्व होता, लेकिन इन तीनों में से कोई नहीं है। तो राइट हमारा कौन सा होगा? कर्मधारय समास। देखिए 190 नंबर पर कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियित्री। बहुत इसको हम विस्तार से देखेंगे। जैसे देख लीजिए, कवि, कवि शब्द होता है और उसको हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो सही बता देता हूँ पहले, कवयित्री। आपने ऑप्शन में देख लिया होगा कौन सा सही है, बिल्कुल सही है आपका कवित्री, मतलब कि तीसरा ऑप्शन, 3rd नंबर जो है। लेकिन अक्सर हम गलती कर लेते हैं, कौन सा कर लेते हैं? 2nd नंबर, कवियत्री, बिल्कुल गलत होगा वो। राइट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? नंबर 3 पर जो है वो कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग करेंगे तो कवयित्री, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आगे हम 191 अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। संगत को चुनिए मतलब कि जो सही है उसका चयन करना है। जिसकी इप्सा की गई हो, ईशान, बिल्कुल गलत है। जो छाती के बल चलता हो उसको उरग कहते हैं, ना कि उत्क्षिप्त कहते हैं, बिल्कुल गलत है। तीसरा, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, दोनों पक्षों में निष्ठा हो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं, बिल्कुल यह ऑप्शन आपका सही रहेगा। यह पहला गलत, उत्क्षिप्त गलत, उभयनिष्ठ सही है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको हम कुलीन कहते हैं, कृतार्थ नहीं कहते हैं। तो गलत कौन सा हुआ हमारा? नंबर 3। और इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा हुआ? नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित और अनुगृहित। देखिए हम जब पढ़ते हैं तो सामने वाला सुनेगा तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में शुद्ध हिंदी को देखा जाए तो फिर इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो अनु प्लस गृहित। गृहित जो शब्द है वो सही है और ग्रहित है ये शब्द सभी गलत माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 193, निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला जो ऑप्शन है सही विकल्प का चयन करना है ना, और मान लीजिए 3 गलत होंगे और 1 सही होगा तो उस सही का चयन करना है। परि, पीछे विसर्ग दे रखा है, देखिए परि प्लस कार, तो परि ह प्लस कार, जब परि के पीछे हम जैसे परि शब्द आता है तो उसके पीछे विसर्ग नहीं लगता है, विसर्ग नहीं लगता है, तो यहाँ पर यह विसर्ग लगाया गया है, तो इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है। प्रोज्वल, प्रोज्वल यह भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कृपाचार्य,
कृपा प्लस आचार्य, कृपाचार्य, कृपा प्लस आचार्य, तो यह बिल्कुल सही है। कृपाचार्य, कृपा प्लस आचार्य, दीर्घ संधि होगी क्योंकि आ प्लस आ मिल करके आ ही बन रहे हैं। नी प्लस स्थूर, निष्ठुर, यह भी बिल्कुल गलत है। 194, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है? देखिए, अब प्रत्यय के दो रूप होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कहाँ होता है? जो किसी क्रिया के पीछे लगते हैं या फिर धातु के पीछे लगते हैं तो वो होते हैं कृत प्रत्यय। लेकिन अगर संज्ञा के पीछे लगते हैं तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। तो फिर इसमें हम देखना होगा, मापित, मापना एक क्रिया है, लिखित, लिखना एक क्रिया है, याचित, याचना करना एक प्रकार की क्रिया है, दुखित, तो जो दुखित है, दुख है, दुख एक संज्ञा है और उसके पीछे लगा हुआ इत प्रत्यय है, मतलब कि यह ऑप्शन सही होगा, दुखित, क्योंकि यह संज्ञा के पीछे लगा है इसलिए इसको हम तद्धित प्रत्यय मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अवधूत का अर्थ है, अवधूत, अवधूत का अर्थ होता है अनाहूत, मस्त और फक्कड़, अवधि बोलने वाला, अवध का रहने वाला। बिल्कुल गलत है, अनाहूत नहीं होगा, अवध का रहने वाला नहीं होगा, अवधि बोलने वाला नहीं होगा। मस्त और फक्कड़ जो व्यक्ति होते हैं उसको हम कहते हैं अवधूत। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं व्याकरण के और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें रट कर याद करना होता है, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची हैं, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए 196, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? ये नहीं और हाँ ये वाला ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है नहीं, तो कौन सा शब्द नहीं बना है? अब हमको उपसर्ग याद होने चाहिए। उपसर्ग हमेशा अपने जो शब्द होते हैं उनके आगे लगते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उनको प्रत्यय कहते हैं। तो जो आगे जुड़ रहा है उसको उपसर्ग। लेकिन जैसे देखो, पहला ऑप्शन है निर्वचन, निर प्लस वचन, निर लग रहा है, निर्वाह, निर प्लस वाह, तो इसमें भी निर उपसर्ग है। निरत, अब अगला और देख लेते हैं, निर्मूल, निर प्लस मूल, तो सब में है ना। जैसे देखो 4 नंबर में भी है, 2 नंबर में है, 1 नंबर में है, लेकिन निरत, निरत का जो होता है वो नी उपसर्ग लगा है इसमें, और रत मूल शब्द है तो नी उपसर्ग इसमें जुड़ा है, निर उपसर्ग नहीं जुड़ा है, तो फिर इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो हमारे लिए ये सही उत्तर होगा निरत। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, तो ये भी रटने वाला है, इसके भी हमें ध्यान होना चाहिए कि भाई किसकी मात्रा कैसे लगती है, आगे लगती है, पीछे लगती है, किसमें, है ना। तो पीड़ित, जड़मती बिल्कुल सही है, पीड़ित सही है, जड़मती सही है, योग रूढ़ सही है, निरोगी, निरोगी आप देखिए यहाँ पर निरोगी को कैसे लिखते हैं, नी बड़ी आनी चाहिए, निरोगी, तो यह सही होता, लेकिन नी छोटी है तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारे लिए यह उत्तर सही हो जाएगा। तो निरोगी इस प्रकार से। अब जैसे देखो, एक और आपको मैं ध्यान करवाता हूँ, साधारण नॉलेज के लिए आपके लिए आवश्यक है। जैसे हम ये इसमें देखो आपके योग रूढ़ जो लिखा है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, योग रूढ़ जो लिखा है, ढ के नीचे आपको ये बिंदु नज़र आता है। तो आपने देखा होगा कहीं ढ के नीचे बिंदु होता है, कहीं ढ के नीचे बिंदु नहीं होता है। तो क्या कारण रहता है यह? तो वह है, जैसे ढ किसी शब्द का पहला अक्षर है, अगर जैसे हम लिखते हैं ढक्कन, है ना, तो पहला शब्द अगर ढ है तो उसके नीचे बिंदु नहीं लगेगा। लेकिन अगर ढ सेकंड है, लास्ट है, या फिर पहले अक्षर के बाद वाला ढ है तो उसके नीचे बिंदु लगेगा। अब इसमें देखो, योग रूढ़ लास्ट में आ रहा है, पहला अक्षर नहीं है तो इसके नीचे बिंदु लगा हुआ है। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज था, इसमें थोड़ा हटके था जो आपको देना अनिवार्य था। फिर आगे देखिए, इसको हटा लेते हैं पहले। 198, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुने। गंगा यमुना इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। कृष्णार्जुन वैकल्पिक द्वंद्व। देखिए इसमें क्या है, गंगा यमुना मतलब कि गंगा और यमुना, है ना। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, तो वैकल्पिक नहीं है, इसमें भी इतरेतर ही है। तो यह जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, हमारे लिए यह उत्तर सही हो जाएगा। 71, 71 में भी तो एक मतलब 1 और 70, तो उसमें भी सही है। बाल बच्चा, इसमें समाहार है, बिल्कुल सही है। लेकिन कृष्णार्जुन जो है वो वैकल्पिक द्वंद्व है, इसलिए इसको वैकल्पिक न होकर के ये क्या होना चाहिए, इतरेतर द्वंद्व होता, तो हमारा यह सही होता, लेकिन इसमें यह सही। 199 देखो, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन, निर्गुणी को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त होना, जहाँ अव्यवस्था हो, एकमात्र सहारा, प्राप्त न होने पर उस वस्तु को बेकार बताना। अब इसका आप आसानी से बता सकते हैं, अंधे की लकड़ी, अगर उसकी लाठी छिन जाए तो उसका सहारा चला जाएगा, और एकमात्र सहारा जो लाठी था वो चला गया। तो फिर इसमें ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, एकमात्र सहारा।
लास्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? तो उपसर्ग मैंने आपको बताया मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो परि उपसर्ग। अब देखो इसमें कभी कभी कोई प्रश्न तो बहुत ही सरल दे देते हैं, जैसे इसमें देखो पहला ऑप्शन परिधि, पराकाष्ठा, प्रदक्षिणा, परजीवी। अब इनके आगे देखो परा, पर, परि तो कहीं लगा ही नहीं है, केवल एक ही मात्र ऑप्शन है परिधि, और वो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है और धी मूल शब्द है, तो हो गया परिधि। तो इस प्रकार से आपको कोई भी पेपर हो बहुत ही गहन, उसको 2 बार 3 बार प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद उसका उत्तर दो। एक तो एक प्रश्न ये होते हैं कि सही है, गलत है, नहीं है, या फिर इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें बच्चे बहुत ही जो ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि नहीं वाले पर ध्यान नहीं देते हैं, हम जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर देते हैं। तो उसके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान देना होगा और आराम से प्रश्न को समझ कर उसको पढ़ करके फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करना। ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारा BSTC का गत वर्षीय पेपर सॉल्यूशन हिंदी का जो भाग था, उसको हमने सॉल्व किया। हो सकता है इसमें आपको कुछ कमी नज़र आ रही होगी, सुविधाओं का इतना अभाव होने के कारण से इतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ, इसमें टॉपिक वाइज सभी टॉपिक को कंप्लीट करा पाऊँ, और आगे उसके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए मैंने यही पेपर इसलिए चूज़ किया क्योंकि इन सभी प्रश्नों के नीचे इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, मतलब कि उनकी व्याख्या भी दे रखी है, सही उत्तर दे रखे, जो मैं बोलूँगा वो आप पढ़ करके भी उसको समझ पाओगे अच्छे से। और वीडियो के बाद भी अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आप अपना दिमाग लगा करके जो कहा है उसके आधार पर इनको सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरह से आपके लिए यह पेपर बहुत ही सहायक बन सकेगा और आप आगे से अच्छी तैयारी कर सकेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि वो अच्छी से अच्छी तैयारी करें और आगे अच्छे से एग्ज़ाम दें और उनको बहुत ही अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त हो। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।